हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने इस चैनल में द नॉलेज ऑलराउंडर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स का क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आपके लिए टॉपिक्स को मैंने ऐसे अरेंज किया है कि आप एक सीक्वेंस से सारे टॉपिक्स को समझें और आपको कंफ्यूजन ना हो। और आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो जाए, ठीक है। जैसा आप कोचिंग से अदर उसमें पढ़ते तो उससे थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो आप पढ़ लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉस को डिस्क्राइब कर सकते हैं और जिनका मेजरमेंट नेसेसरी हो, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये डिफिनेशन आपको नहीं समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है काफ़ी बच्चों को समझ में ना आई हो। तो कोई नहीं, इसके लिए हमारे पास ये दूसरी डिफिनेशन है। क्या? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, मतलब वो सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फोर्स, वर्क, प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये वॉल्यूम, टेम्परेचर, फोर्स, वर्क, प्रेशर, इन्हीं सभी क्वांटिटीज़ को आप मेज़र कर सकते हैं, है ना। टेम्परेचर, इस कमरे का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इस कमरे का टेम्परेचर नाप सकते हैं। वॉल्यूम, इस गिलास में जो पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम 25 ml है, तो 25 ml, है ना। तो हम लोग वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर, फोर्स, है ना, 10 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने इस टेबल में कि ये टेबल गिर गई, तो 10 न्यूटन फोर्स जो तुमने लगाया, 10 न्यूटन, तो इसको भी मेज़र कर सकते हो। वर्क, हमने 25 जूल वर्क किया, इसको भी हम लोग मेज़र करते हैं। प्रेशर, ठीक है, इस कमरे में 25 पास्कल प्रेशर है ना, तो प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या जिनका मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, या आपकी भाषा में कहें तो वो सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप्स की होती हैं, है ना। दो टाइप्स की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वैसे एक और टाइप होता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, वो थोड़ा टफ है, ठीक है। आपको अभी यही मान के चलना है कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होता है, हमें इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, स्केलर क्वांटिटी का लेंथ, टेम्परेचर, तो इसमें आपको लेंथ में, टेम्परेचर में आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। भाई हमें बॉक्स को पुश करना है, ठीक है, वो बॉक्स में फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी तो ज़रूरी है ना। तो फोर्स में हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो ये जो फोर्स है, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वही लेंथ, टेम्परेचर, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारी क्वांटिटीज़ हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। इसके बाद बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? तो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ का जस्ट ये अपोजिट है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते हैं और इनकी फिजिक्स में जगह नहीं है। फिजिक्स के में हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत हमें फिजिक्स में नहीं पड़ती, ठीक। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम लोग नाप नहीं सकते। जैसे टेस्ट, है ना, फीलिंग्स। अब आप खुश हो, कितना खुश हो भाई? आप ये तो कहते नहीं हो कि मैं 250 हाथ खुश हूँ, ठीक है, मैं 250 या कुछ भी, मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, मैं 1 उंगली के बराबर दुखी हूँ, है ना। ऐसा तो कुछ कहते नहीं। आप अपनी सैडनेस को, हैप्पीनेस को, इमेजिनेशंस, ड्रीम्स, अपनी स्मेल को, तो इन सब चीज़ों को आप
इन सब इनको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, और फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ और आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। फिजिक्स में हमें कौन सी क्वांटिटीज़ को पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, है ना। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का फिजिक्स से रिलेशन नहीं है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं यूनिट्स, लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी 240p या 360p कर लें, क्योंकि इससे कम में 144p में हो सकता है आपको लिखे हुए वर्ड्स ना समझ में आए या ना दिखाई दें। तो अपनी वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लें ताकि आपको लिखे हुए वर्ड्स दिख सकें, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फिजिक्स में हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है ना। फिजिक्स में हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। मतलब यूनिट आपका वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके टर्म्स में हम दी गई क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। अब इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक पेन है और अब तुम इसको मेज़र करो। तो तुमने मेज़र किया 20, है ना, 20। अभी मीटर नहीं बोलेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि मीटर तो अभी हमको पता नहीं है ना, मीटर यूनिट नहीं है। तो आपने कहा ये बोतल 20 है, चलो ठीक। फिर हमने आपसे कहा, क्या कहा कि टाइम, है ना, ये एक पेंडुलम है, इसको गिनने में कितना टाइम लग रहा है? तो 20 लग रहा है। लेकिन 20 क्या लग रहा है? 20 लग रहा है। तो सर दिक्कत हुई ना। तो यही दिक्कत हुई, और इसी दिक्कत को मिटाने के लिए हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ी जिसके टर्म्स में हम दी गई क्वांटिटी को मेज़र कर सकें। अब जैसे इसकी अगर हमें लेंथ, इसकी लंबाई नापनी है पेन की, तो हम इसकी लंबाई नापने के लिए हम लोग एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। सिर्फ इसी चीज़ को नापने के लिए यूज़ हो, सिर्फ लेंथ को ही नापने के लिए यूज़ हो, और किसी चीज़ के लिए यूज़ ना हो। मतलब अगर हम लेंथ को नापने के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड हमने लिया मीटर, तो मीटर जहाँ भी यूज़ होगा वो सिर्फ लेंथ नापने के लिए ही होगा। और अगर टाइम पीरियड पूछा जाता है कि इस बॉल को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, तो आप 20 मीटर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मीटर आपकी हमने लेंथ के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ले लिया, और ये और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा, है ना। वो सिर्फ क्यों नहीं यूज़ होगा? क्योंकि वो सिर्फ इसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए ये रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है। तो इसी तरह से यही है आपके जो ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है, यही है आपका यूनिट। समझ में आया? जैसे लेंथ के लिए यूनिट है मीटर, तो मीटर ही आपका लेंथ ही नापने के लिए यूज़ होगा, और किसी चीज़ को नापने के लिए यूज़ नहीं होगा। अगर हम आपसे बोलें कि इस गिलास में जो पानी है तो वो कितने मीटर है, तो आप बता सकते हैं? नहीं, नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि मीटर तो सिर्फ लेंथ नापने के लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम के लिए नहीं, है ना। वॉल्यूम के लिए नहीं, वॉल्यूम के लिए एक अलग यूनिट है, दैट इज मीटर क्यूब। मतलब मीटर का क्यूब, ये एक अलग यूनिट है, मीटर एक अलग यूनिट है। अब हमने पूछा इस बॉल को नीचे गिनने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप 20 मीटर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि टाइम के लिए हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड रखा है सेकंड, और टाइम के लिए ही सिर्फ सेकंड यूज होगा, है ना। सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड रखा है, जैसे कि हमने अपना केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये आपकी टेम्परेचर के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये यही रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को हमको क्या बोलते हैं? यूनिट। अब समझ में आ गया होगा आपको यूनिट क्या है। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि क्यों इज इक्वल टू एन यू, है ना। क्यों होती है क्वांटिटी, एन होता है मैग्नीट्यूड, और यू होती है यूनिट। ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे आपसे पूछा कि इस पेन की लेंथ क्या है ना, आपकी पेन की लेंथ क्या है, लेंथ क्या है ना, तो आप लिखेंगे पहले कोई नंबर होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड तो क्वांटिटी में कंपलसरी है ही है। सपोज मैंने नापा और उसकी 1 है ना, 1 है, लेकिन क्या ये 1 है? 1 मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने एक पेन की लंबाई नापी और उसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। हालांकि 1 सेंटीमीटर का कोई पेन है नहीं, बट मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। तो ये आपका क्यू हो गया, ठीक, ये आपका क्यू हो गया, और ये 1 आपका मैग्नीट्यूड हो गया नंबर, और यू है आपकी यूनिट। तो ऐसे लिखा जाता है, सबको पता होता है ये कैसे लिखना है। अब एक चीज़ आप समझिए
कि जैसे जैसे हम आपका नंबर बढ़ाते हैं, है ना, जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ाते हैं आपकी यूनिट छोटी होती जाती है। कैसे, नहीं समझ में? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। मतलब मैंने कहा कि मैंने एक पेन नापा था अभी और उसकी लंबाई थी 1 मीटर, है ना। तो ये था इसका मैग्नीट्यूड और ये थी इसकी यूनिट, है ना। अब अगर हम यूनिट को, है ना, यूनिट को छोटा करते हैं, मतलब मीटर से छोटी यूनिट सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा? 100, है ना। नंबर क्या हो जाएगा? 100। तो देखिए नंबर आपका बढ़ा जैसे ही आपकी यूनिट छोटी हुई, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन यू के, और आपका जो एन, है ना, आपका जो नंबर होता है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटी होगी और यूनिट छोटी होगी तो नंबर बढ़ेगा। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे लोग अलग अलग दुनिया में अलग अलग यूनिट्स का सिस्टम यूज़ हो रहा था। जैसे फ्रांस में कुछ लोग एमकेएस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, और वहीं फ्रांस में ही कुछ लोग सीजीएस सिस्टम यूज़ कर रहे थे, और ब्रिटेन में लोग एफपीएस सिस्टम यूज़ कर रहे थे। और अब ये एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ये आप अपनी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था, एमकेएस सिस्टम में लेंथ को नापने के लिए ये लोग मीटर का यूज़ करते थे, मास को मेज़र करने के लिए लोग किलोग्राम का यूज़ करते थे, टाइम को मेज़र करने के लिए लोग सेकंड का यूज़ करते थे। और सीजीएस सिस्टम में लेंथ को नापने के लिए लोग सेंटीमीटर का यूज़ करते थे, मास को मेज़र करने के लिए ग्राम का यूज़ करते थे, टाइम को मेज़र करने के लिए सेकेंड का यूज़ करते थे। और एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेज़र करने के लिए फुट यूज़ करते थे, मास को मेज़र करने के लिए पाउंड, और टाइम को ये लोग सेकेंड में मेज़र करते थे। तो इस तरह से दुनिया में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सिस्टम यूज़ हो रहा था यूनिट्स का, जिससे ऑब्वियसली दुनिया में दिक्कत हो रही थी। अभी भी ये यूज़ होते हैं, पर अब क्या है, अब पूरी वर्ल्ड में एक कॉमन सिस्टम यूज़ होने लगा है। तो ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में अब एक ही सिस्टम यूज़ किया जाएगा, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और एसआई यूनिट सिस्टम। और एसआई का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, अब सिस्टम है इंटरनेशनल है, ये फ्रांस में था, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज में ये लिख दिया गया है, सिस्टम है इंटरनेशनल है। फ्रेंच में इसका नाम पड़ा था, इसलिए ये सिस्टम है इंटरनेशनल है। तो इसमें क्या था, इसमें आपका यही एमकेएस वाला ही सिस्टम यूज़ होता है, यही वाला सिस्टम याद कर लीजिए, यही सिस्टम आपका यूज़ होता है। लेंथ में लेंथ को ये लोग मीटर में, मास को ये लोग ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। कसम खा लीजिए कि आपको मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी में, इन्हीं यूनिट्स में आपको मेज़र करना है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ एसआई। एसआई यूनिट की सिग्निफिकेंट क्या है? तो एसआई यूनिट जो है वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स, है ना। एसआई यूनिट सिस्टम में यूनिट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो वो हैं फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। और एक और है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे मतलब अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी? ये वो यूनिट्स थी जो किसी दूसरी यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती थी, मतलब ये इंडिपेंडेंट थी, और इन्हीं को हम बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं। और ये सिर्फ 7 है, ठीक है, ये 7 फिक्स्ड है, इससे न ज़्यादा न इससे कम, ये 7 है, ये फिक्स्ड है। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स से ही ऑरिजिनेट होती हैं, मतलब ये जो आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो इसी से आपकी ये डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं, है ना। अब कैसे, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग ये फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ को लिए मीटर, है ना, लेंथ का सिंबल एल, एल। और मास के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, सिंबल आपको सबके पता होंगे, मास के लिए एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, टेम्परेचर के लिए के, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल, या शॉर्ट में एम भी लोग यूज़ करते हैं, स्मॉल एम, है ना। तो इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये हैं आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। और ये जो आपकी 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये सिर्फ 7 ही हैं, और इन्हीं से आपकी ये डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने लिया वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है ना, मीटर
क्यूब, और मीटर आपकी कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट है। मतलब ये मीटर क्यूब आपकी इसी से आपकी फिक्स्ड, ये जो फंडामेंटल यूनिट है इसी से ये डिराइव हुआ है, इसीलिए इनको डिराइव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव होती हैं, इसीलिए इनको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। अब जैसे देखिए स्पीड है ना, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड ये भी फंडामेंटल यूनिट, मतलब ये मीटर पर सेकेंड, तो ये डिराइव्ड यूनिट है। कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही आपकी खूब सारी यूनिट्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, है ना। लेकिन ये सब डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं आपकी, ये किससे डिराइव होती हैं? इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स से ही डिराइव होती हैं, इन्हीं इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से ही बनती हैं, इसलिए हमें ये फंडामेंटल यूनिट 7 अच्छे से पढ़नी है ना। और ये डायमेंशन एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। डायमेंशन यहाँ पर ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, अभी आप यही मान लीजिए ये ब्रैकेट डायमेंशन है ना। एल आपका लेंथ के लिए सिंबल होता है, और इसी को जब ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हो गया डायमेंशन। ठीक, इतना समझ गए? तो अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूनिट्स, है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में दो आपकी मेन सिस्टम्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन दोनों की डायमेंशंस होती हैं, है ना। डायमेंशंस मतलब जैसे लेंथ है फंडामेंटल यूनिट, है ना, तो लेंथ ये इसका सिंबल, और हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन। मतलब ये है कि आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनकी दोनों की डायमेंशंस होती है। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये ऐसी यूनिट्स होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, मतलब इनका डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें ना तो फंडामेंटल यूनिट्स में रखा गया ना कि डिराइव्ड यूनिट्स में। इन्हें हम अलग से पढ़ते हैं, इन्हें हम अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन लेस यूनिट्स हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। और ये रेडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, या से पाई की पाई रेडियन, मतलब पाई और ऊपर सी लगा देंगे तो ये क्या है? पाई रेडियन। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए हम लोग स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का सिंबल हम लोग लिखते हैं ऐसा। तो हम देखते हैं एग्जैक्टली ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है क्या। तो प्लेन एंगल आपका ये 2D में बनता है या प्लेनार रीजन में बनता है। तो इसमें सिंपली ये रेडियस हो गई और इसका जो एंगल बना ये प्लेनार रीजन में, और इसमें एल मतलब ये आर्क होगा। और यहीं सॉलिड एंगल में जो हमारा होता है, तो जैसे में देख लीजिए आपने एक तरबूज कट करके, तरबूज का एक कोनिकल पार्ट कट करके निकाला, तो है ना, ये मान लीजिए तरबूज से आपने कोनिकल पार्ट कट करके निकाला, तो उसका जो एंगल है ऑब्वियसली उसका भी कुछ एरिया होगा, है ना। ये जो एंगल होगा इसमें, अब ये कोनिकल है तो इसका भी कुछ एरिया होगा। बस यही डिफरेंस है आपका प्लेन एंगल में और सॉलिड एंगल में, ठीक है, कि आपका जो सॉलिड एंगल है ये स्फीयर से निकाला हुआ एंगल होता है, और प्लेन एंगल आपका सर्कल से निकाला हुआ एंगल होता है। ठीक, अब इसके बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, मतलब थीटा एंगल हो गया, एल आर्क हो गया आपका, और आर आपकी रेडियस। तो ये आपका प्लेन एंगल का फॉर्मूला है। और सॉलिड एंगल के लिए हम लोग सिग्मा का यूज़ करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू ये जो आपका एंगल बना है कोनिकल एंगल जिसका कुछ एरिया है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। और अब ये बताइए कि इसमें एल था, है ना, इसमें आर्क जो है इसमें है आर्क, और आर्क अब ये 2D है तो इसमें आर्क का भी कोई एरिया नहीं होगा, लेकिन इसमें टॉप के पार्ट का भी कुछ एरिया होगा, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, है ना, एस से, या टॉप एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ और आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, और प्लेन एंगल का फॉर्मूला हो गया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, या हम इसे लिख सकते हैं आसानी के लिए एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमें सॉलिड एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी इस बार अभी प्लेन एंगल के फॉर्मूले की, ठीक है। अब 1 रेडियन, है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, ये आपका निकलेगा इस रिलेशन से 360 डिग्री। आपका प्लेन एंगल में मैक्सिमम एंगल बन सकता है 360 डिग्री का, तो हम लोग को ये रिलेशन मिलता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना। अब 360 को 2 से कटा देते हैं तो बचता है 180, सो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, और ये पाई रेडियन है इसलिए पाई को 180 डिग्री के नीचे लाएंगे तो हमें मिल जाएगा फार्मूला 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग अभी तक डिग्री का यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन डिग्री हमारी एसआई यूनिट नहीं है, हमारी एसआई यूनिट है रेडियन।
है ना। हमारी एसआई यूनिट है प्लेन एंगल के लिए रेडियन, हम लोग जबकि अभी तक यूज़ करके आ रहे थे क्या, डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं डिग्री ऑफ आर्क क्या है, मिनट ऑफ आर्क क्या है, सेकंड ऑफ आर्क क्या है। डिग्री ऑफ आर्क, अभी तक हम लोग डिग्री ऑफ आर्क यूज़ करते आ रहे थे, है ना। अब ये मिनट क्या है, ये मिनट आपका टाइम वाला मिनट नहीं है ना, टाइम वाला मिनट नहीं है, ये है एंगल वाला मिनट, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जितना भी आपका एंगल बन रहा है मैग्नीट्यूड के ऊपर, ये एक सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड में वहीं डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मिनट ऑफ आर्क सिंगल कोट से और सेकंड ऑफ आर्क डबल कोट से। अब जैसे टाइम में अब इसका रिलेशन देख लीजिए, तो 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट ऑफ आर्क होते हैं, मतलब ये एंगल की बात हो रही है, यहाँ टाइम वाले मिनट की बात नहीं हो रही। 1 डिग्री में 60 मिनट के एंगल होगा, और 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होंगे, ठीक, 760 डिग्री ऑफ। तो सबसे बड़ी कौन सी, डिग्री, और उसके बाद मिनट, और उसके बाद सेकेंड। तो ये है डिग्री ऑफ आर्क, मिनट ऑफ आर्क और सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इन तीनों डिग्री इन तीनों एंगल आपको दिए जाएंगे और आपको कन्वर्ट करना होगा इन्हें रेडियन में। ठीक है, आपको इन्हें कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। आपको डिग्री में दिया गया होगा एंगल, मिनट में दिया गया होगा एंगल, और सेकंड में दिया गया होगा, और आपको इसे कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। क्यों, क्योंकि प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या है, रेडियन। अभी आपको इसमें क्वेश्चंस आगे मिलेंगे, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी।